हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 17 होगा आई थिंक। जो भी होगा आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का सीरीज चल रहा है। आपको पता है कि जो एसएससी जीडी का पेपर है 2024 का, वो फरवरी मार्च में होने वाला है, जो कि 2024 से आई थिंक शुरू होने वाला है। तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है, चाहे मैथ्स की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आपको आगे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलते हम लोग सीधे मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है, आप देख सकते हैं। और पहला सवाल पूछ रहा है कि आपका एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। अगर आप देखेंगे फ्रैक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो फ्रैक्शन में जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 6 का, तो आपको मिलेगा 12। ठीक है भाई, अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 5, 15 और 25 का, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में देखेंगे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको 5, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो 12/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला सवाल जो है बिल्कुल ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन का, जब भी आपसे पूछे कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो, तभी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका एलसीएम मिल जाएगा। अगर इसी फ्रैक्शन का आपसे पूछता है कि बताओ एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, जब ये एचसीएफ पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे वाले का एलसीएम उल्टा कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। समझ गए बात को। तो एलसीएम का ये फॉर्मूला, एचसीएफ का वो फॉर्मूला। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलते हैं भाई, एक बेईमान व्यापारी है मेरे भाई, ठीक है, जो कि 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, यानी दुनिया के सामने ये कह रहा है भाई कि हम जो है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका सीपी और एसपी का हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। दुनिया के सामने ये कह रहा है कि भाई हम एक की वस्तु को एक में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 250 ग्राम के वस्तु को 250 ग्राम के बजाय उसने 200 ग्राम का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह हमको क्या मिल जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। अगर आप काटेंगे तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, मतलब क्या हो जाएगा 4:5। काटने पर क्या मिल जाएगा 4:5। 4 के वस्तु को 5 में सेल किया, मतलब 1/4 का प्रॉफिट है। मतलब बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग 25%। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। एक डीलर ने किसी वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। मतलब अगर उसका जो क्रय मूल्य था, मान लिया हमने 100, तो उसने जो मार्क प्राइस किया, जो अंकित किया, वो कितना कर दिया 145 रुपया, और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया। तो अगर हम इस एमपी का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, 20% कितना हो जाएगा 29, उसका डबल हो जाएगा। यानी सेल किया है 20% का डिस्काउंट, मतलब मैं कह सकता हूँ एचपी कितना हो जाएगा इससे 29 रुपया कम, यानी कि 116। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, खरीदा है 100 में, बेचा है 16 में, मतलब कितने का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 16 रुपए का प्रॉफिट। अगर हम बेस 100 रुपए लगाएंगे तो 16% का प्रॉफिट हम कह सकते हैं फटाफट, बिना किसी फार्मूले के आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं, 4 पे चलते हैं। एक व्यक्ति जो है धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायन करता है, तो उसे 3 घंटे लगते हैं हर बार। धारा की चाल क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, धारा की चाल आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब 15 किलोमीटर एक्स प्लस वाई, बोलेंगे ना। धारा की दिशा में क्या होगा कि धारा का जो स्पीड होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, और उल्टा कर दिया गया हमने। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई 15 किलोमीटर जो है विपरीत दिशा की बात करता है, और प्लस 18 किलोमीटर एक्स प्लस वाई की बात करता है, तो उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। धारा की चाल कितनी है। अब यहां से एक्स प्लस वाई का रेशियो मिलेगा, ना कि धारा की चाल मिलेगी। क्या कुछ गड़बड़ आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ तो सवाल सही तरीके से आपको लिखना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, दोनों का सम नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, या तो आप कह रहे हैं आपसे सवाल कि या तो
विपरीत दिशा के अंदर 15 किलोमीटर जाओ तब भी 3 घंटे लगते हैं, या तो धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाओ तब भी आपको 3 घंटे ही लगते हैं। ये सवाल का कहने का मतलब है। तो अगर आप काटेंगे ना इसको, तो कट जाएगा 5 बार है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5। ठीक वैसे इसको अगर हम काटेंगे 6 बार में तो हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, y हमारा प्लस है, y हमारा माइनस है, मतलब y क्या है, छोटा वैल्यू की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम छोटे वैल्यू को निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस का हाफ करेंगे। एक इसका डिफरेंस है हाफ करने मतलब 1/2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी y की वैल्यू, और y हमारा कुछ और नहीं बल्कि धारा की स्पीड है। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था, लैंग्वेज का इशू था। नंबर 5 पे आते हैं। 70 किलोमीटर प्रति केजी के चावल के बैग में 2 अलग-अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। एक 60 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है आपसे कह रहा है। ठीक है। ठीक है भाई, ओके। तो हमने क्या कह दिया भाई, हमने कह दिया कि जो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी है वो मान लिया हमने कि वो x रुपया है। क्या रुपया हमने मान लिया, x रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 केजी 60 रुपए के हिसाब से, मतलब 60 गुना 8 केजी बोल सकते हैं, प्लस हमने माना x रुपये प्रति केजी किसका हिसाब, जो 4 केजी हम लोग मिला रहे हैं, मतलब 4 केजी इंटू x रुपया, यानी 4 केजी और 8 केजी ये बन गया 12 केजी, और 12 केजी कुछ और नहीं बल्कि 70 रुपए प्रति केजी चावल का बैग की बात कर रहे हैं। मतलब ये 12 केजी का जो कीमत है वो 70 रुपए के बराबर है, 70 रुपए पर केजी के बराबर, मतलब मैं कह सकता हूँ। क्लियर है ना, ओके। आपको निकालना है x की वैल्यू, सॉल्व कर लो आपका आंसर मिल जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास बनाएंगे गलती होने चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से मैंने 4 निकाला, यहाँ से भी 4 निकाला, 2 बच गया, 4 कॉमन निकाल लिया हमने, 4 से हम काट देते हैं 3 बार में। ठीक है मेरे भाई, ये बन जाएगा 120, ये बन जाएगा सिर्फ x, ये बन जाएगा 210। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 माइनस 120 यानी कि 90 रुपीज पर केजी जो है ये तुम्हारा कीमत है दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, नंबर 6 पे आते हैं। 3 प्रकार का छूट है, आपको बताना है कि अधिकतम छूट कौन प्रदान करता है। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे गए हैं आजकल। अगर हम बात करें कि 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट, तो इस तरह की छूट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 20 और 24 यानी कि 44, और माइनस करो या तो 20 का 24% या तो 24 का 20%। तो अगर हम 2.4 निकालेंगे तो 10%, यानी कि 4.8 हमको कम करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा 39.2%। पहले वाले केस में कितना बनेगा डिस्काउंट 39.2%। अब ये कह रहा है भाई कि आपको 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 5 अगर आपने एसपी किया तो कितना मिलेगा आपको 8। कितने का प्रॉफिट बताओ, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 3 का प्रॉफिट आउट ऑफ 5। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी कि 3/5 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, कुछ तो इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है, कौन सी क्रेता को 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, 13 खरीदे और 17 मुफ्त पाए, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे 60% का। लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं, मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो अगर हम डिस्काउंट निकालने की बात करें, बढ़िया सवाल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 5 खरीदे और 8 3 मुफ्त में, मतलब हमको 5 के बदले हमको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 रुपए को चीज को हमने सिर्फ 5 में खरीदा है। मैं उल्टा बोल सकता हूँ ना, इसका ये मतलब हुआ कि हमने 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, मतलब कि हमने 5 रुपए का पैसा दिया, 5 रुपए के सॉरी 5 वस्तु का पैसा दिया, हमको मिल गया 8 वस्तु। मतलब उल्टा भाषा में कह सकता हूँ कि 8 रुपए के वस्तु को हमने 5 में खरीदा। मतलब अगर आप देखेंगे डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 3, लेकिन बेस कितना होगा 8, यानी इसको हम बोलते हैं 37.5%। ये तुम्हारा क्या है डिस्काउंट है। बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। अगर हम इस केस में बात करें अगर, तो 13 खरीदे और 7 मुफ्त में, मतलब 20 आपको मिल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कितने का डिस्काउंट है, आप बोलेंगे 7 का डिस्काउंट है, बेस वैल्यू 20 पर इंटू अगर 100% लगा देंगे, 20 25 100, यानी कि आपको देखेंगे 35% का डिस्काउंट आपको यहाँ मिलता है थर्ड वाले केस में। अगर हम तीनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है
सबसे अधिक डिस्काउंट आपको दे रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए इज द ओनली ऑप्शन। ये आपको इस शिफ्ट का मुझे लगता है कि बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। हर बार क्या होता है ना कि ए, बी और सी में क्रमागत छूट की ही बात करता है, जिससे कि छूट निकालना आसान हो जाता है। इस बार क्या है ना कि थोड़ा छूट निकालने का तरीका चेंज करवा दिया आपसे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में, जिससे कि सवाल क्या हो गया, बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 7 पे आते हैं। एक अर्धगोला का त्रिज्या है, जिससे कह रहा है कि उसका आयतन निकाल दीजिए। अगर अर्धगोला का त्रिज्या है तो अर्धगोला के त्रिज्या का हिसाब से अगर हम आयतन निकालें तो 2/3 इंटू पाई आर क्यू। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू याद करके रखा है। अगर पाई आर स्क्वायर में आर का वैल्यू 7 होता तो 154 होता, लेकिन यहाँ पे 3 गुना है, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 9 गुना। आर की वैल्यू फिर से आप रख दो 21। आपको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो वैल्यू पटक पटक यहाँ पे चेक करते रहो। मुझे याद है मैंने फटाफट कर लिया, क्या दिक्कत है भाई। 3 से काटा हमने 3 बार में। आप यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 और गुना 21 यानी कि 126। गुना कर लो 154 में। गुना कर पाओगे क्या? बिल्कुल। अगर गुना नहीं करना चाहो तब देखेंगे लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। 6 चौका 24, लास्ट में आएगा 4। अंतिम देखो ऑप्शन में यहाँ पे 4 है, बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, मतलब नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप गुना कर लो, उसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। ये सवाल आ चुका आपके पास बोर्ड मास का सवाल, बिल्कुल ही आसान सा सवाल। यहाँ पे देखेंगे आपकी 7 अगर डिवाइड में नीचे आएगा तो 7 पच्चे 35, 5 गुना 9 का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे करेंगे 13 पच्चे 65, 5 चौका 20, मतलब 20 प्लस 35 का स्क्वायर यानी कि 1225। कोई बात नहीं। ये डिवाइड किया हमने तो पहले करते हैं ऑफ का काम, यानी कि 5 चौका 20 और 20 से करेंगे हम डिवाइड यानी कि 5 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 8 पच्चे 40 यानी कि 400। अब कितना हो गया बताओ, 1200 और 400 1600। कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं जिससे कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। 1200 400 1645 ही आ रहा है मेरा, तो कुछ तो मिस्टेक हुई है। फिर से हम कर लेते हैं कहानी, जो भी है फिर से हम कर लेते हैं एक बार मिटा के। इसीलिए हम कहते हैं कि बोर्ड मास का सवाल को आपको थोड़ा सा शांति से करना पड़ेगा। दिखने में आसान, लेकिन थोड़ा सा गलती चांसेस ज़्यादा होते हैं गलती होने के। अगर यहाँ पे देखो मैं 13 को नीचे करता हूँ, 13 पच्चे 65 यानी कि यहाँ बच गया 5 गुना 4 यानी कि 20। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर आप 7 से काटा हमने 5 बार में। अच्छा, हमने यहाँ 35 लिखा था, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45 का स्क्वायर है भाई, यानी कि 2025 है ना कि 1225। सिंपल सा मिस्टेक था हमारा ये। 5 का 20 अगर काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5 गुना 8 यानी कि 40 और 400 हो जाएगा। अब जोड़ोगे तो 14 सो 24 4 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल। 9 पे आते हैं। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1144। आपको पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है मेरे भाई। ठीक है, आपको निकालना एच की वैल्यू। अगर त्रिज्या 7 होती है ना, अगर त्रिज्या 7 होती है तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, 44 हमने याद कर रखा है। आर की वैल्यू 7, एच हमको निकालना है। इसकी वैल्यू है कितनी तो आप बोलेंगे 1144। क्लियर है। अब काटना आसान हो जाएगा, देखो जरा। 11 से कटेगा 4 बार में, 11 04, 4 से काट लो 26 बार में, यानी 7 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि बन जाएगा 26, तो आप बोलेंगे 19। यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, 19 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल, क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया, हमने कुछ याद रखे थे ना। नंबर 10 पे आते हैं। एक गांव की जनसंख्या जो 24,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है ना, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा। आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है कि अगर ये 24,000 है, अगर आज इसकी वैल्यू 100% है, तो अगले साल 4% कम यानी कि 96 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकाल लो। बहुत ही आसान सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहो तो हम गुना भी कर देंगे फास्टली। ये 96 कुछ और नहीं बोल के 24 गुना 4 है। ठीक है भाई। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, 24 को 24 से गुना कराएंगे, जो कि हमारा कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 यानी कि 576 होता है। अब यहाँ बचा है 0 और यहाँ बचा है 4 यानी कि गुना कर लेंगे 4 जीरो से। क्लियर है। अगर ये 600 होता तो 6 चौका 2400 होता, लेकिन चूंकि 24 कम है तो 24 गुना 4 यानी कि 96 कम होता, यानी कि 2304 होता, और एक जीरो और लगा दो। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है। फास्टली गुना करना सीखा आपने,
कुछ तो आपने सीखा ही होगा। 11 पे आते हैं। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है उस राशि का 144% है। वाह, खतरनाक है ये भाई। उसका अंतर 144% है, समझ रहे हो? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इतना अगर इंटरेस्ट मिले फिर तो इंसान, फिर वो बोलते नहीं है, दुनिया पे राज करेगा केजीएफ की तरह। ठीक है, एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर, मान ली राशि हमारा कुछ भी है, मान ली जैसे मान लिया पी के बराबर है मूलधन, दर मुझे नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल बात करेंगे, टाइम अगर 2 साल हुआ मेरे भाई, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल का R%, अगले साल का R%, यानी कि 2R% बोलेंगे ना, 2R%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये 2R% तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आर का भी R%, यानी कि R²/100, ये पूरा परसेंटेज आपको लगने वाला है। क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत ही आसान। ठीक है, अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ भाई, आपसे कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, ये बढ़िया सवाल है, आप पहले ही टिक लगा दो इसको। भी आई है, ये बढ़िया सवाल है, इसको हम आसानी से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, 2R कट जाएगा माइनस में, क्या बचेगा हमारे पास? R²/100%। R²/100% किसका? इस मूलधन का, यानी P का इतना परसेंट इज इक्वल टू, जो अंतर है ना, वो कह रहा है कि उस राशि का 144%, राशि कितना है P, इसका 144% के बराबर है। क्लियर है क्या? क्या सवाल है यार, मजेदार एकदम। P से P खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, बिल्कुल ठीक। अगर हम R² की बात करेंगे तो आपको दिखेगा 144 × 100। अगर हम R की बात करेंगे, √144 × 100, 144 बनेगा 12, 100 बनेगा 10, बाहर निकल के, यानी 120% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगी आपकी। 4-5 ऐसे ऐसे स्लाइड और मुझे चेंज करने पड़ेंगे सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दिस इज द बेस्ट मेथड जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, दोबारा ट्राई कर सकते हो। दिस सवाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते दोस्तों, नंबर 12 पे आते हैं। यदि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर होता है सॉरी, तो कितना मूलधन जो है ना, वो 2 वर्षों में 53-24 में स्थान हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर आप देखेंगे, फिर से हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहो तो फार्मूला का इस्तेमाल भी कर लो। फार्मूला आपके सामने है, A = P × 1 + R/100 का पावर n। इस्तेमाल करो, बहुत लेंदी आएगा, मैं करूंगा शॉर्टकट और बेहतरीन। आप देखेंगे टाइम हमारे पास 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष है, तो अगर हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, लेकिन अगर ये कंपाउंडिंग है तो दूसरे साल इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 10 का 10%, यानी कि 1% और जोड़ दो, यानी कि 20 + 1 यानी कि 21%। अगर हमारा मूलधन होता है 100%, 21% ब्याज लगा दो, यानी जो अमाउंट बन गया हमारा 53-24, ये 53-24 कुछ और नहीं बल्कि 121 की वैल्यू है। मतलब 100 मूलधन और 21 ब्याज, ये पूरा 121 का वैल्यू है। मुझे निकालना है कितना? मूलधन, यानी कि मूलधन होता है 100, आप निकाल दो। दिस इज द रिक्वायर्ड मूलधन। आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहो, लेंदी करते रहो। दिस इज द बेस्ट मेथड मेरे भाई। ठीक है, 11 से काटो, 11 11 बार में, ये कट जाएगा, 11 चौका 44, 9 × 11 = 88, 4 44, फिर से कट जाएगा, 11 चौक 44, 44, यानी 4400 इज द मूलधन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहतरीन, बेहतरीन, मजा आ गया। 13 पे आते हैं भाई। यदि किसी आयत की लंबाई में 15% कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होता है, आपसे कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एरिया ऑफ आयत होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कुछ और नहीं बल्कि L × B होता है, लेंथ × ब्रेथ, लंबाई × चौड़ाई बोल सकते हैं। अगर पहले मैं बोलूं, अगर L × B और L × B, मतलब परिवर्तन अगर क्षेत्रफल में करना है, तो जो पहले एरिया होगा, जो बाद में एरिया होगा, उसका रेशियो निकाल लेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, उसका चेंज निकाल लेंगे, मतलब परिवर्तन कितना हुआ। अगर मैं बताऊं कि पहले हमारा लेंथ हमारा 100 के बराबर था, तो लेंथ में कह रहा है कि 15% की कमी हो गया, मतलब कितना हो गया, 100 बन गया तुम्हारा 85 बोलूंगा। ठीक है मेरे भाई, 100 बन गया 85 बोलेंगे ना। इस बराबर को हम चेंज करके कुछ और लिखेंगे, यानी कि रेशियो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेशियो मतलब 100 बन गया हमारा 85। ठीक वैसे चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, मतलब अगर चौड़ाई में हमारा 100 रहा होगा तो अब बन जाएगा भाई 110। अब मुझे एक बात बताओ, ऑटोमेटिक ये L इंटू बी था और ये नया वाला L इंटू बी है, तो ये भी एरिया पहले वाला, ये भी एरिया बाद वाला। अब हम चेंज निकालेंगे मेरे भाई, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये देखेंगे बन गया 1000 और ये बन गया 850 और 85, यानी कि 935, यानी कि 935। सही कह रहा हूँ क्या, सही कह रहा हूँ ना। यानी आप अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पे डिफरेंस चेक करें तो बेशक 1000 घट के हो गया 935, यानी कि हमको वृद्धि नहीं बल्कि कमी तो हुआ एरिया में। अगर कमी हुआ तो वृद्धि वाले को ऑप्शन को काट के हटा दो। ये भी कमी, ये भी कमी, आओ जरा चेक कर लेते हैं कितना कमी हुआ। तो कमी का परसेंट निकालो, कितना कम है भाई, 65 कम है। किस बेस वैल्यू पे, 1000 पे। आप निकाल दो, 100% से गुणा कर दो। कर लोगे क्या, 2 जीरो काट लो, एक डेसिमल कम करेंगे, यानी कि 6.5% इज द रिक्वायर्ड कमी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, बढ़िया बढ़िया सवाल है सिर्फ में भाई, मजेदार है, मजा आ रहा है। 14 पे आते हैं। एक बाइक जो है 3 घंटे में 162 किलोमीटर तय करती है, तो 5 घंटे में कितना तय करेगा। घटिया सवाल, बहुत ही घटिया। 162 का कीमत 3 से मुझे निकालना है 5 से। 3 पचे 15, 3 चौका 12, 5 पचे 25, 2 पचे 4 पचे 20, यानी कि 270 किलोमीटर। बेहद ही घटिया सवाल ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस शिफ्ट। एम जो है कार्य को 12 दिनों में और एन 24 डेज में कर सकता है। ठीक है भाई, एम जो है और एन जो है, एम करता है 12 दिन में और एन करता है 24 डेज में। ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है एम और एन का किसी काम को करने के लिए। वो एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। ठीक है, तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो आपको बहुत पहले पढ़ा हुआ है। एलसीएम निकालेंगे 24, इसका एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, बोल सकते हैं मेरे भाई कार्य क्षमता। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 6 दिन पहले काम छोड़ता है कौन, एम, यानी कि एम 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दूना 12, इसमें जोड़ दो और बाकी तीनों की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। तीनों नहीं बल्कि दोनों की एफिशिएंसी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना बनेगा आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे 36/3, यानी कि 12 दिन। बेहद ही बेसिक सवाल, फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। ठीक है, अब आता है नंबर 16 नंबर सवाल की। देख के बढ़िया लग रहा है, जो भी ये देखते हैं। एस जो है वो 40 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर चीनी खरीदता है और ₹X प्रति केजी की दर से बेचता है। बढ़िया। अगर आपसे हम ये बोलते हैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखो। खरीदता है 40 रुपये केजी और सेल करता है ₹X पर केजी। मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, वही आपसे पूछ रहा होगा। हाँ, एक्स का मान क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वजन तौलने वाली मशीन में खराबी होने के कारण मशीन 1 केजी का वजन दिखाती है, लेकिन एक्चुअल में वो 800 ग्राम का होती है। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं आजकल। यानी मैं 1 केजी का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1000 ग्राम के बदले उसको 800 ग्राम ही मिल रहा है। बोलिए ना, ये तुम्हारा सीपी और एसपी का रेशियो देगा। ठीक है क्या, मतलब मैं कहूंगा अगर ये कट जाएगा 4 से तो ये कट जाएगा 5 से और 5 कट जाएगा 8 से, यानी कि अगर सीपी और एसपी का जो रेशियो है 800 का 32:x। अब क्या कह रहे हैं कि यदि उसका लाभ परसेंट 30% है ना, तो एक्स का मान क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सीपी 32 है तो 30% लाभ कमाने के बाद ये एक्स होगा, यानी एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं, 32 का 130% है। बोल सकते हो, बोलिए ना भाई। बिल्कुल है, मतलब 32 गुणा 13/10, गुणा कर लो 320 और 96, यानी कि 416/10, यानी कि 41.6। ये तुम्हारा क्या है, एक्स का वैल्यू है। एक्स कुछ और नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस ऑफ दिस चीनी। चीनी को 41.6 रुपया में सेल करता है। 40 में खरीदा, 41.6 में सेल किया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। रानी की कहानी है, एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटती है। यदि उसके
घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा में औसत चाल कितना है 37.5 किलोमीटर पर आवर है, तो घर से स्कूल तक की उसकी चाल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चाहे तुम घर से स्कूल जाओ चाहे तुम स्कूल से घर आओ, डिस्टेंस तो सेम होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड जो होगा ये क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, होता है ना? बिल्कुल होता है। यानी हमको इस 20 किलोमीटर का इस्तेमाल अगर ना भी करें तब भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, सेम है। उम्मीद करते हैं कि हमने सही बताया आपको। यहाँ पे कह रहा है कि एबीजी स्पीड जो है वो कितना है 37.5, यहाँ पे लिखो 37.5 इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 50, वाई मुझे निकालना है, वाई रख दो, फिर से 50 प्लस एक्स। क्लियर है क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है क्या? क्या हमने सही करा है? मुझे नहीं पता कि हमने सही किया कि नहीं, बट जो भी है लॉजिक यही है। ठीक है भाई, जो भी है, यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, पूरी यात्रा की औसत चाल अगर आपको दे रखा है, तो घर से स्कूल तक उसकी चाल आपको बतानी है। ठीक है, अरे करते हैं ना, डरना क्यों है, करते हैं भाई। आओ जरा सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखेंगे ये बन जाएगा 100 इंटू वाई, क्या बन जाएगा भाई 100 इंटू वाई, ये बन जाएगा 37.5 इंटू 50 और प्लस 37.5 इंटू वाई। अगर हम 100 में से उतना कम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा बता दो। 100 में से अगर 37.5 कम करेंगे हम, तो ये बनेगा 62.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 37.5 इंटू 50। गुणा नहीं करते हैं क्योंकि काटना ही है अल्टीमेटली, तो एक डेसिमल से एक डेसिमल खत्म हो जाएगा, 25 से काटोगे तो बन जाएगा 25 बार में, ये बन जाएगा 3 चौका 12 3 15 बार में। यानी y की वैल्यू आने वाली है 25 से काट लो 2 बार में, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 15 दूना 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, आंसर आपका मैच करेगा अगर आपने सही तरीके से किया है, फॉर्मूला आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल आंसर आने वाला है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 18 पे आते हैं। नंबर 18 पे आते हैं। सॉरी। रवि जो है ना एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकते हैं, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। एक साथ मिलकर कितने घंटे में सजा लेंगे? ये सवाल बेसिक ऑफ द बेसिक। ठीक है, हजारों बार सॉल्व कर चुका हमें सीरीज में। ठीक है, ये करता है 6 घंटे में, ये करता है 10 घंटे में, दोनों का कितना हो जाएगा एलसीएम 30, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 3, डिवाइड कर दो आप इन दोनों की एफिशिएंसी से, तुम्हारा एक्चुअल टाइम तुम्हारा निकल जाएगा। तो आप काट लो, 8 तरीके 24.75 घंटा, 3.75 घंटे में दोनों मिलकर इस दीवार को सजाएंगे। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 किलोमीटर 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है। 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस बिंदु पर लौट आती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। बढ़िया सवाल। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम मीटर पर सेकंड की बात करें तभी मेरा काम हो जाएगा, या फिर किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना दे रखा है 3.75 मीटर, सॉरी 375 मीटर। यानी यानी अगर मैं आधे घंटे में 375 मीटर को तय करता हूँ, तो 1 घंटे में कितना करूंगा इसका दुगुना, यानी कि 350 गुना 2 700 और 25 दूना 50, यानी कि 750 मीटर हम तय करेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर हम विपरीत की बात करें, x माइनस वाई की बात करें, समझ रहे मेरी बात? यानी 1 घंटे में 750 मीटर, मतलब मैं कह सकता हूँ 0.75 किलोमीटर पर आवर। कब? धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे कह रहा है कि 18 मिनट में लौट के आ जाता है सेम बिंदु में, तो आपसे कह रहा है कि 375 मीटर 18 मिनट में, यानी अगर मैं काटूं इसको तो आप देखना
तो ये कट जाएगा 3 से 6 बार में, ये कट जाएगा 3 से कितनी बार में, 3, 2 और ये कट जाएगा 5। यानी मैं कह सकता हूँ कि 6 मिनट के अंदर 125 मिनट तय करता है, यानी 60 मिनट के अंदर तो आप बोलेंगे 1250 मीटर। यानी मैं कह सकता हूँ 1250 का मतलब होता है 1.25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा। ये कौन सा स्पीड है, आप बोलेंगे x प्लस वाई का। क्लियर है ना? x प्लस वाई बोलते हैं धारा की दिशा में, x माइनस वाई बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर इन दोनों के चाल का अनुपात निकालना है, बढ़िया सवाल है भाई। तो अगर हमको x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे, यानी कि 1 बनेगा। 0.75 और 1.25 का सम कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। अगर मुझे y निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 1.25 माइनस 0.7 यानी कि 0.5, और 0.5 को आपको हाफ कर देना है, मतलब बाई 2। क्लियर है क्या? 0.5 का मतलब हो जाएगा 0.5/2। बढ़िया सवाल है भाई। अगर 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 इस हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा, 0। यानी 5 चौका 20, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। आपको निकालना है x इज टू वाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4:1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल, बढ़िया। इस शिफ्ट का तीसरी बार हमने क्या लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस शिफ्ट का थर्ड सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और इस शिफ्ट को हम लोग समाप्त करते हैं बेहतरीन तरीके से। आपसे कह रहा है कि a/b 2:7 है, और a/b, अच्छा, और a और b का तीसरा समानुपाती जो है ना वो 343 है। तो b माइनस a का मान ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं कि सवाल भी आपका बढ़िया सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं। अंत भला तो सब भला। अगर हम बोले आपसे कि a/b अगर 2/7 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि a/b जो है ना वो 2/7 है। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपसे कह रहा है कि a और b का तीसरा समानुपाती 343 है। ठीक है मेरे भाई, तो b माइनस ए हमको फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि बढ़िया सवाल है ये। अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस सेकंड वाले को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे a b b और फिर 343, क्योंकि 343 क्या है, तीसरा समानुपाती है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि a/b इज इक्वल टू b/343। क्लियर है? 343। अब यहाँ से मुझे एक बात पता चल गया कि a/b का जो वैल्यू है ना वो 2/7 के बराबर है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 2/7। ठीक है, अब 7 से कटेगा 49 टाइम्स। क्लियर है? अब यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल चुका है 98 के बराबर। ठीक है ना? अगर b का वैल्यू आपको मिल चुका 98 के बराबर, तो हम क्यों ना इस ऑप्शन में फिर से हम पुटिंग करें और a/b लिखते हैं 98, और ये बन जाएगा 2/7। क्या मैं काट लूं? 7 से कट जाएगा 14 टाइम्स, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 28। बढ़िया। हमको a भी मालूम, हमको b भी मालूम, मतलब मुझे b माइनस a भी मालूम। कितना होगा बताओ, 98 माइनस 28 यानी कि 70 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर से बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेट आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। हमने फुल एफर्ट लगाया आपको थोड़ा समझाने के लिए, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बेशक आपको अच्छा ही लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे इसी अंदाज में। ठीक है, इसी बेहतरीन सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।